कल्पना कीजिए कि डिजिटल दुनिया में आपकी निजता और आपके डेटा की सुरक्षा कोई इंसान नहीं कर रहा है, कोई न्यायाधीश या कोई बहुत बड़ा संवैधानिक ढांचा भी नहीं है। जी बिल्कुल। और इसकी जगह ये सब कुछ बस मिली सेकेंड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर कोड की कुछ पंक्तियों द्वारा तय किया जा रहा है। मतलब कोई मानवीय निगरानी नहीं, कोई संदर्भ नहीं। हाँ, बस कुछ नियतात्मक एल्गोरिथम, जिन्हें हम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम कहते हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि किसी नागरिक के व्यक्तिगत डेटा के साथ आखिर क्या होगा। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी बेहद संवेदनशील और काफी जटिल विषय को खोलने जा रहे हैं। और हमारे पास जो स्रोत है ना, वो सीधे तौर पर गवर्नेंस के भविष्य से जुड़े हैं। सही बात है। 20 मई 2026 को द इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक था सेंटर इज आइंग लॉ टू कोड टू एआई प्रूफ डेटा लॉ। हाँ, और इसके तुरंत बाद एक बेहद विस्तृत और काफी कड़ा पत्र भारत सरकार के माननीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को भेजा गया। बिल्कुल, और ये पत्र लिखा है विजय शंकर नागराजा ने। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि जब हम कानून की किताबों को कंप्यूटर कोड में बदलने की बात करते हैं, तो तकनीक और न्याय के बीच वो कौन सा खतरनाक घर्षण पैदा होता है, जिस पर आज बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो लॉ टू कोड का विचार है ना, ये सतह पर देखने में तो बहुत ही कुशल और आधुनिक लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी जो हमारा माइटी है, वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम डीपीडीपीए कहते हैं, उसके अनुपालन को एक एग्जीक्यूटिबल कोड में बदलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अच्छा, तो मतलब कानून को सीधे सॉफ्टवेयर में डाल देना। बिल्कुल। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि इसका तंत्र काम कैसे करेगा। मतलब वर्तमान में क्या होता है कि जब कोई कंपनी डेटा एकत्र करती है, तो अनुपालन अधिकारियों की एक पूरी टीम होती है। हाँ, अनुपालन अधिकारी मतलब कंप्लायंस ऑफिसर्स, है ना? जी हाँ, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि नीतियां डीपीडीपीए के अनुरूप हों। लेकिन माइटी का विचार है कि इस पूरी प्रक्रिया को जैसे सहमति प्रबंधन या कंसेंट मैनेजमेंट हो गया, या डेटा रिटेंशन की डेटा को कब तक रखना है, और डेटा डिलीशन की उसे कब हटाना है, इन सब को मशीन की गति से चलने वाले सिस्टम में बदल दिया जाए। बिल्कुल। स्वचालित सिस्टम में। मतलब जब कोई उपयोगकर्ता अपनी सहमति वापस लेता है, तो किसी मानवीय दखल की कोई आवश्यकता ना हो। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत सक्रिय हो जाए और उस डेटा को सर्वर से हमेशा के लिए मिटा दे। वाओ। मतलब ये स्वचालित गवर्नेंस, अगर हम साइबर सुरक्षा के नजरिए से देखें, तो एक बहुत ही बेहतरीन विचार लगता है। ये तो बिल्कुल किसी आधुनिक कार के ऑटो पायलट सिस्टम जैसा है। हाँ, ऑटो पायलट एक बहुत अच्छी तुलना है इसके लिए। होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑटो पायलट सुरक्षित ड्राइविंग और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए शानदार है, लेकिन उसी ऑटो पायलट को अगर हम शहर के ट्रैफिक नियम लिखने का अधिकार दे दें, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, और लापरवाही से गाड़ी चलाने की कानूनी परिभाषा तय करने का अधिकार दे दें, तो ये एक खतरनाक अतिरेक होगा। गाड़ी चलाना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन नियम बनाना और उनकी व्याख्या करना तो एक न्यायिक और मानवीय प्रक्रिया है ना। आपने ये जो तुलना की है ना, ये इस पूरी स्थिति की जटिलता को बहुत सटीक ढंग से पकड़ती है। और यही कारण है कि विजय शंकर नागराज राव जी ने अपने पत्र में इतनी गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं। और देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि लेखक तकनीक विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मतलब वो एआई के खिलाफ नहीं है? जी नहीं। वो पूरी तरह से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आज के युग में, जहां अरबों डेटा पॉइंट्स हर सेकंड जनरेट हो रहे हैं, वहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के बिना डीपीडीपीए का अनुपालन व्यावसायिक रूप से लगभग असंभव है। हाँ, मैनुअली तो इतना सारा डेटा हैंडल ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, तकनीक आवश्यक है, लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि समस्या सॉफ्टवेयर के उपयोग में नहीं है, बल्कि जो कानूनी व्याख्या है, जिसे हम स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कहते हैं, उसको बूलियन लॉजिक या हाँ और ना की भाषा में बांधने में है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि कानून को कोड में बदलना समस्याग्रस्त है, तो इसका तकनीकी और वैधानिक कारण आखिर क्या है? मतलब डीपीडीपीए के तहत तो कंपनियों पर डेटा फिड्यूशरी होने का बहुत भारी दायित्व होता है ना? जी बिल्कुल, डेटा फिड्यूशरी के सिद्धांत ही इस कानून का मूल है। कैसे ढाल सकते हैं? और यहीं पे सबसे बड़ी तकनीकी और कानूनी अड़चन आती है, क्योंकि देखिए, कोड हमेशा एक पूर्व निर्धारित
नियतात्मक तर्क पर काम करता है। नियतात्मक तर्क मतलब डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक। जैसे अगर ऐसा है तो वैसा करो, इफ एक्स देन वाई। कोड में कोई मानवीय लचीलापन नहीं होता। इसके विपरीत कानून को हमेशा प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता है ताकि उसमें मानवीय परिस्थितियों और अलग अलग संदर्भों को समाहित किया जा सके। सही बात है। डीबीडीपीए में उचित उपयोग यानी फेयर यूज और आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी जैसी अवधारणाओं का बहुत स्पष्ट उल्लेख है। अब आप खुद सोचिए, एक एल्गोरिदम को ये कैसे समझाया जाए कि उचित क्या है? बाप रे, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब मशीन को तो एक सख्त पैरामीटर चाहिए होगा ना? बिल्कुल, मशीन को एक नियम चाहिए, जैसे डेटा को केवल 30 दिन तक रखें। अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर किसी कानूनी विवाद के कारण या किसी पुलिस जांच के कारण उस डेटा को 45 दिन तक रखना आवश्यक हो जाए? ओहो हाँ। मशीन कोई संदर्भ नहीं समझती, वो केवल अपना कमांड चलाती है और 30वें दिन डेटा को डिलीट कर देगी, जिससे वो कंपनी बहुत बड़े कानूनी संकट में पड़ सकती है। मतलब कानून को कोड में बदलने से कानून का पूरी तरह से अति सरलीकरण हो जाता है, ओवर सिंप्लिफिकेशन। जी हाँ, और इससे कानून की वो आत्मा ही मर जाती है जो उसे वास्तव में न्यायपूर्ण बनाती है। यानी हम एक ऐसे ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं जहां संदर्भ पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और एक और आयाम जो मुझे यहाँ नजर आता है वो है जवाबदेही का खिसकना, अकाउंटेबिलिटी का शिफ्ट होना। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए कि माइटी आगे बढ़कर किसी विशिष्ट एआई अनुपालन मॉडल या लॉ टू कोड आर्किटेक्चर का समर्थन कर देता है। वे कहते हैं कि सभी कंपनियों को इस विशेष ढांचे का ही उपयोग करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी संभावना है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे गणित की एक बहुत कठिन परीक्षा में पूरे हॉल को एक ही ब्रांड का कैलकुलेटर अनिवार्य कर दिया जाए। इस परिदृश्य के परिणाम सच में बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल। मतलब जब परीक्षा का परिणाम आएगा और जवाब गलत होगा तो कोई भी छात्र अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। वे सीधे कहेंगे कि गलती तो उस कैलकुलेटर की है जो प्रणाली द्वारा अनिवार्य किया गया था। एकदम सही एनालॉजी है ये, और कंपनियों के मामले में भी ठीक ऐसा ही होगा, है ना? यदि सरकार किसी अनुपालन मॉडल की सिफारिश करती है और भविष्य में कोई बहुत बड़ा डेटा लीक या निजता का उल्लंघन हो जाता है, तो ये डेटा फिड्यूशरी कंपनियां कानूनी कार्यवाहियों के दौरान इसे ही अपनी ढाल बना लेंगी। जी, वो सीधे तौर पर तर्क देंगी कि उन्होंने तो उसी सॉफ्टवेयर और उसी मानक का पालन किया जो खुद सरकार ने निर्देशित किया था, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और इससे तो डीपीडीपीए के तहत डेटा फिड्यूशरी की जो मूल वैधानिक जवाबदेही तय की गई थी वो पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी। यह तर्क बहुत ही प्रासंगिक है और अपत्र के मूल तर्कों में से एक प्रमुख तर्क भी है। लेखक ने इसे डेटा फिड्यूशरी के वैधानिक दायित्वों का कमजोर होना कहा है। देखिए, कानून का मूल सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति या संस्था डेटा एकत्र कर रही है उसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी है कि वो उसे सुरक्षित भी रखे। कंपनियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी आवश्यकता, अपने व्यवसाय के आकार और अपने जोखिम के आधार पर अपना खुद का अनुपालन तंत्र विकसित करें। हाँ, मतलब उन्हें खुद चुनने की आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर वे गलत एआई उपकरण चुनते हैं तो उसका जुर्माना भी उन्हीं पर लगना चाहिए। लेकिन जब नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी खुद ही एक तकनीकी उपकरण पेश करने लगती है तो नियामक और अनुपालनकर्ता के बीच की जो स्पष्ट रेखा है वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। और यहीं पर ये पूरी स्थिति सच में बहुत जटिल हो जाती है। अगर सरकार किसी विशिष्ट तकनीक या वेंडर को अपना समर्थन देती है, चाहे वो समर्थन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, तो इसका सीधा असर तो बाजार की गतिशीलता पर भी पड़ेगा ना। बहुत गहरा असर पड़ेगा। मतलब अनुपालन और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई नए स्टार्टअप्स हैं, कई नई कंपनियां हैं जो शायद अधिक उन्नत और ज्यादा सुरक्षित एआई उपकरण बना रही हों। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं बाजार में। लेकिन अगर बाजार को ये संकेत मिल जाए कि माइटी किसी एक विशेष आर्किटेक्चर को ज्यादा पसंद करता है, तो पूरा उद्योग उसी दिशा में भागने लगेगा। ये तो नवाचार को कुचलने और बाजार में एकाधिकार स्थापित करने का एक अचूक नुस्खा है। इस पहलू को पत्र में बाजार के असंतुलन या मार्केट डिस्टॉर्शन के रूप में बहुत स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है।
सरकारी समर्थन भले ही वो केवल दिशा निर्देशों के रूप में ही क्यों ना हो, बाजार में एक अनुचित प्रतिस्पर्धा का माहौल बना देता है। और फिर निवेश पर भी तो असर पड़ेगा। बिल्कुल। वेंचर कैपिटलिस्ट उन कंपनियों में निवेश करना ही बंद कर देंगे जो सरकारी मानकों से अलग लेकिन शायद बहुत बेहतर समाधान विकसित कर रही हैं। एक स्वस्थ डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सरकार तकनीकी मानकों पर पूरी तरह से तटस्थ रहे, यानी न्यूट्रल रहे। हाँ, सरकार को केवल परिणामों को विनियमित करना चाहिए, न कि उन परिणामों तक पहुंचने की तकनीकी प्रक्रिया को। सही बात है। और अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये केवल तकनीकी वेंडर्स और बाजार के एकाधिकार तक ही सीमित नहीं रहता। यहाँ एक बहुत बड़ा संवैधानिक और विधिक प्रश्न भी खड़ा होता है। जी, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। मतलब जब हम वैधानिक व्याख्या का काम मशीनों को सौंपने की बात कर रहे हैं तो क्या हम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से छेड़छाड़ नहीं कर रहे? सेपरेशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। अगर एक सॉफ्टवेयर कोड ही कानून की व्याख्या करने लगे तो न्यायपालिका की भूमिका कहाँ रह जाती है? देखिए, ये एक अत्यंत गंभीर बात है और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि डीपीडीपीए ढांचे की संवैधानिक वैधता वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अच्छा, मतलब मामला पहले से ही कोर्ट में है? जी हाँ, यह कानून पहले से ही इस बात की न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि क्या ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेषकर निजता के अधिकार का पर्याप्त रूप से संरक्षण करता है या नहीं। राइट टू प्राइवेसी। बिल्कुल। और इस कानूनी चुनौती के केंद्र में अक्सर अत्यधिक प्रत्यायोजित विधान का मुद्दा होता है, एक्सेसिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे? मतलब क्या संसद ने कार्यपालिका को नियम बनाने की बहुत अधिक शक्ति दे दी है? ये एक बड़ा सवाल है जो कोर्ट पूछ सकता है। बाप रे, ऐसी नाजुक स्थिति में जहां सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कानून की सीमाओं का परीक्षण कर रहा हो, वहां माइटी द्वारा मशीन स्पीड गवर्नेंस और लॉ टू कोड जैसी पहलों के बारे में सार्वजनिक बयान देना तो एक बहुत ही जोखिम भरा कदम लगता है मुझे। निश्चित रूप से। जब सरकार यह संकेत देती है कि वो वैधानिक व्याख्या को स्वचालित प्रणालियों से बदलने की योजना बना रही है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार की अपनी कानूनी स्थिति को ही और अधिक जटिल बना देता है। कोर्ट तो सवाल पूछेगा ही। हाँ, न्यायालय यह सीधा सवाल उठा सकता है कि यदि मानवीय जांच और न्यायिक विवेक को ही आप खत्म कर देंगे तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा आखिर कौन करेगा? यह कदम उस विधिक लचीलेपन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है जो किसी भी कानून को संवैधानिक रूप से वैध बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर शायद इसी संवैधानिक और विधिक जटिलता के कारण पारदर्शिता का मुद्दा सबसे आगे आ जाता है। ट्रांसपेरेंसी। पत्र के लेखक ने यह चिंता भी जताई है कि ऐसे गहरे नीतिगत बदलाव बस बंद दरवाजों के पीछे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर इस लॉ टू कोड पहल को लेकर उद्योग जगत के हितधारकों के साथ कोई चर्चा हुई भी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? देखिए, पारदर्शिता तो किसी भी लोकतंत्र का मूल स्तंभ होती है। लेखक ने अपने एक पिछले लेख में जिसका शीर्षक था कॉलिंग अ नेशनल डिबेट ऑन लॉ टू कोड बाय माइटी, उसमें भी इसी बात पर बहुत जोर दिया था। उनका तर्क बहुत स्पष्ट है। जब नीतियां पूरे देश के करोड़ों नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को प्रभावित करने वाली हों तो उनके पीछे का ढांचा, उनके उद्देश्य और वे सिद्धांत जिन पर पूरी योजना आधारित है, उन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखा ही जाना चाहिए। हाँ, लोगों को पता तो होना चाहिए कि उनके डेटा के साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल। एक सचेत और विस्तृत सार्वजनिक बहस के बिना कानून को कोड में बदलने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अलोकतांत्रिक प्रतीत होता है। तो अंततः इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब हमने देखा कि कैसे बूलियन लॉजिक कानूनी संदर्भ को नहीं समझ सकता। हमने जवाबदेही के कम होने और बाजार के असंतुलित होने के भारी खतरों पर बात की। जी। हमने इसके संवैधानिक प्रभावों को भी परखा। अगर बाजार का असंतुलन इतना बड़ा खतरा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि लेखक माइटी से वेंडर चयन प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रहने की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस चर्चा के आधार पर सरकार से क्या ठोस स्पष्टीकरण मांगे गए हैं? देखिए, चर्चा के दौरान जिन मुख्य चिंताओं को हमने अभी उभारा है
वही लेखक की 3 मुख्य मांगों का आधार भी हैं। अच्छा। सबसे पहले तो ही ये मांग की गई है कि सरकार सार्वजनिक रूप से ये स्पष्ट करे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुपालन उपकरणों को अपनाना पूरी तरह से डेटा फिड्यूशरीज का अपना विशेषाधिकार और उनकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार किसी भी प्रकार का कोई अनिवार्य तकनीकी ढांचा उन पर नहीं थोप रही है। यानी कोई भी कंपनी कल को ये दावा नहीं कर सकेगी कि हमने तो वही किया जो सरकार ने कहा था। दायित्व पूरी तरह से कंपनियों का ही रहेगा। बिल्कुल सही। दूसरी बात जो इस पूरी चर्चा से स्पष्ट होती है वो ये है कि वैधानिक व्याख्या को किसी भी स्थिति में मशीनी एल्गोरिदम के हवाले नहीं किया जा सकता। मानवीय तत्व जरूरी है। हाँ, इसलिए पत्र में ये स्पष्टीकरण मांगा गया है कि सरकार का इरादा न्यायिक विवेक और मानवीय व्याख्या को स्वचालित सिस्टम से बदलने का बिल्कुल नहीं है। मशीनें अनुपालन में सहायता कर सकती हैं, लेकिन वे अंतिम निर्णायक या फाइनल आर्बिटर नहीं हो सकती। और तीसरी मांग स्वाभाविक रूप से उस बाजार के असंतुलन को रोकने से ही जुड़ी होगी जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। जी हाँ, लेखक ने आग्रह किया है कि सरकार ये साफ करे कि किसी भी विशिष्ट तकनीक, सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर या वेंडर के लिए सरकार की ओर से कोई भी अंतर्निहित समर्थन या इम्प्लाइड एंडोर्समेंट नहीं माना जाना चाहिए। सरकार को एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए। सरकार को इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी तरह से तटस्थ रहना चाहिए ताकि नवाचार और एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बाजार में पनप सके। ये सभी बिंदु सच में एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह विश्लेषण इस बात को मजबूती से स्थापित करता है कि ये पूरी बहस महज एक तकनीकी अपग्रेडेशन के बारे में नहीं है। यह डिजिटल युग में न्याय की प्रकृति को संरक्षित करने के बारे में। एकदम सही कहा आपने। डीपीडीपीए ढांचे की तटस्थता, उसका लचीलापन और उसकी संवैधानिक मजबूती तभी बनी रह सकती है जब हम तकनीक को महज एक उपकरण के रूप में देखें, न कि मानवीय विवेक के विकल्प के रूप में। ये एक बहुत ही सटीक मूल्यांकन है। देखिए, कानून का निर्माण समाज को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है और समाज कभी भी गणितीय रूप से एकदम सटीक नहीं होता। इंसान है तो जटिलताएं तो होंगी। बिल्कुल, इसमें हमेशा मानवीय संदर्भ शामिल होते हैं। यदि हम उन मानवीय संदर्भों को हटाकर हर चीज को एक कठोर कोड में बांध देंगे तो हम एक ऐसी प्रणाली बना देंगे जो शायद अत्यधिक कुशल तो होगी लेकिन न्यायपूर्ण कभी नहीं होगी। सही बात है। जवाबदेही को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब बात इस देश के करोड़ों नागरिकों की निजता की हो। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विचारोत्तेजक परिदृश्य छोड़ जाता है जो किसी भी जागरूक व्यक्ति को गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। जी, आज हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या एआई को मौजूदा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल अनुपालन तक ही सीमित ना रहे। मतलब आप कह रही हैं कि एआई खुद? हाँ, मतलब अपनी चरम कार्यकुशलता और अनंत डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर अगर एआई खुद ही नए कानून लिखना शुरू कर दे तो क्या होगा? बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना विचार है ना? एक ऐसी व्यवस्था जहां मानवीय विधायकों, संसदों और न्यायाधीशों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। एक पूरी तरह से एल्गोरिथमिक लोकतंत्र जो शायद बिना किसी त्रुटि के काम करे, लेकिन जिसमें मानवीय संवेदनाओं, संदर्भों और उस लचीलेपन का पूरी तरह से अभाव हो जो हमारे न्याय का मूल आधार है। जब दक्षता और इंसानियत के बीच टकराव होगा तो अंततः किसकी जीत होगी? ये सच में एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है। बिल्कुल। तो इस गहरे विश्लेषण को हम आज इसी दार्शनिक प्रश्न के साथ विराम देते हैं। तकनीक और गवर्नेंस का ये प्रतिच्छेदन आने वाले समय में हमारे समाज की रूपरेखा तय करेगा। इस जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए जुड़े रहने हेतु आप सभी का धन्यवाद। विचार करते रहिए।